ये कहानी वो सभी मासूम जानवरों की है जो जंगल में बेवजह सभी शिकारियों का शिकार बन जाते हैं। चाहे वो जंगल के शिकारी हो या बाहर के मॉडर्न हथियार लिए इंसान जो बेवजह अपनी आवश्यकताओं के लिए जानवरों का घर जंगल को बर्बाद करते हैं। उन्हीं मासूम जानवरों में से एक हिरन की कहानी है जिसके बच्चे को इंसानों द्वारा इसके आंखों के सामने मार दिया गया। बेबस लाचार और बदले की तमन्ना लिए भटकने लगी। भटकते भटकते इंसानों द्वारा जंगल में बहाए ग्रीन लिक्विड को पीकर इवॉल्व हो जाती है। क्या हिरन इवॉल्व होने के बाद अपना बदला ले पाएगी या इंसानों ने जानबूझकर ग्रीन लिक्विड को जंगल में बहाया था? ये सब हमको आगे मालूम पड़ेगा। मूवी की शुरुआत में ही दो शिकारी एक बर्ड को पेड़ से बांधकर उस पर बंदूक से निशाने की प्रैक्टिस कर रहे थे। एक ओल्ड शिकारी पूछता है, क्या कभी हिरन का शिकार किए हो? नहीं, क्या आपने किया है? हाँ, एक बार किया है मैं भी। थोड़ी देर बाद चिड़िया को यहीं फेंक कर निकल जाते हैं दोनों चादर मोड़। सीन चेंज होता है। इंजी स्कूल छुट्टियों में कहीं घूमने जाने के लिए उदास चेहरा लिए अपने डैड का वेट कर रहा था जो अभी तक नहीं आए थे। दरअसल इसकी मॉम सिल्वी इसके डैड साइमन से सेपरेट होकर शहर में बेंची के साथ रह रहे थे। आखिर कुछ देर बाद साइमन सिल्वी को कॉल कर काम में व्यस्त होने की वजह से ट्रिप पर जाने के लिए मना कर देता है, जिससे सिल्वी फ्रस्ट्रेट हो जाती है क्योंकि सेपरेट होने से पहले भी दोनों को समय नहीं देता था। पर अब तो बेंजी की छुट्टियों में सब घूमने का वादा कर नहीं आया। सिल्वी कॉल इन कर बेंजी के पास जाकर, जो अभी भी टाइम में गेम खेल रहा था, ज्यादा खेलोगे बीमार पड़ जाओगे, चलो अब गाड़ी में बैठकर दोनों दादी के घर घूमने निकल पड़ते हैं। कुछ घंटे बाद ड्राइवर सामने रोड पर कम बातें करने में ज्यादा ध्यान दे रहा था। परिणाम स्वरूप ट्रक से एक्सीडेंट होते होते बचा और अंदर बेंची उल्टी करने वाला ही था। तभी हालत का अनुमान लगा सिल्वी साइड में गाड़ी रुकवा कर बेंजी को बाहर निकालती है। फ्रेश होने के बाद कहता है, सोचा था डैड लेने आएंगे, डैड काम में व्यस्त है, दादी के घर मिलेंगे, चलो अभी। पुनः अपनी जर्नी को स्टार्ट करते हैं। सुनसान रात, जंगलों के बीच में गाड़ी चल रही थी लेकिन ड्राइवर साहब अभी भी नहीं सुधरे थे। सड़क से नजर हटाकर बेंजी के लिए चॉकलेट ढूंढने लगते हैं। तभी सामने से दौड़ती हुई ह्यूज हिरन आकर चलती गाड़ी को टक्कर मारती है। टक्कर लगने की वजह से गाड़ी पलट गई पर हिरन अपनी जगह से 1 इंच भी नहीं हिला। अंदर किसी को भी ज्यादा चोट नहीं लगा था। ये हिरन को अनुमान होते ही गाड़ी को अपने पैरों से दबाने लगता है, चूंकि ड्राइवर वाले एरिया को ही दबा रहा था। तो सेल्वी जल्दी से बेंजी के साथ पीछे से कार तोड़ निकल जाती है लेकिन ड्राइवर पूरी तरह भर चुका था। दोनों कुछ दूर जाकर देखते हैं कि पलटी गाड़ी के ऊपर पूरी तरह से हिरन चढ़ गया है। इनको देखकर रोर करने लगता है। यहाँ से ज्यादा दूर दादी का घर नहीं था तो जल्दी से दौड़कर जाने का प्रयास करने लगते हैं। इधर इनकी दादी बाहर खड़े होकर जंगल की तरफ चेहरा कर हैप्पी बर्ड को बार बार बोल रही थी। घर के अंदर सभी लोग सिल्वी के लिए परेशान हो रहे थे कि अभी तक आई नहीं। तभी प्रियंका खोपड़ा की नजर खिड़की से दादी के ऊपर पड़ती है। बाहर जाकर दादी को पकड़ अंदर लाती है। रूम में लाकर दादी पर ध्यान नहीं रखने के लिए अपने बेटे निकी चुनस को डांटती है। डांटने के बाद रूम से निकल देखती है सिल्वी अपनी बेटे बेंजी के साथ अभी आई है। ओ मैडम, इतनी रात कहाँ थी आप? सीन चेंज होता है। कुछ शिकारी गन लेकर गाड़ी से कहीं जा रहे थे। इन सभी को मॉनिटरिंग रूम में बैठा एक शख्स इंस्ट्रक्शन दे रहा था। इधर सिल्वी सभी को पास्ट में घटित घटना बता देती है कि कैसे हम बचकर आ गए पर ड्राइवर वहीं फंसा रह गया। तो अब ड्राइवर को ढूंढने के लिए कैरी निकल जाता है। सिल्वी देखती है कि बेंजी के पैरों में चोट लगी है। उधर शिकारी भी एक्सीडेंट वाले स्थान पर पहुंच चुके थे। पलटी गाड़ी को चारों तरफ मुआयना करने के बाद उन्हें एक फोन मिलता है जो सिल्वी का था। वॉलपेपर पर भी सिल्वी और बेंजी का फोटो लगा था। फोन लेकर दोनों के पास जाकर ऑन करता है। ये कितनी खूबसूरत है यार। तभी जंगल के अंदर डरावनी आवाजें आने लगती हैं तो तीनों अलर्ट होकर सर्च करने लगते हैं। इधर घर में दादी हिरन का स्केच ड्रॉ कर रही थी। पेंसिल की आवाज से निकी जोनस परेशान हो जाता है। शांत कराने के लिए दादी के ऊपर तकिया थ्रो कर देता है। इससे सिल्वी उसे डांट कर मना करती है कि ऐसी हरकतें ना करे और सिल्वी भी बेंजी के घाव के अंदर फंसे कांच को निकालती है। जंगल में तीनों अभी भी सर्च कर रहे थे। तभी झाड़ियों से कुछ आवाज सुनते ही एक शिकारी बिना देखे फायर करता है। गोली बेचारे कैरी को लगता है जो ड्राइवर को ढूंढने आया था। तीनों पास जाकर देखते हैं कि इंसान है। अपनी की गलती पर गिल्टी फील करने लगते हैं, खासकर बिना देखे गोली चलाने वाला। फिर सोचते हैं ये जंगल में अकेला क्या कर रहा था, शायद इसका घर पास ही होगा। बॉडी को अपनी गाड़ी में रखकर अब घर ढूंढने निकल पड़ते हैं। घर दादी अपनी ही गुत्थी सुलझाने में लगी थी। इन्हें हिरन की व्यथा के बारे में एक सप्ताह पहले से आभास हो गया था पर उम्र के कारण दिमाग प्रोसेस नहीं कर पा रहा था। प्रियंका खोपड़ा के बुलाने पर निकी जोनास रूम से चला जाता है। रूम में सिर्फ दादी और बेंजी थे। दादी बेंजी को अपना बेटा साइमन समझने लगती है तो बेंजी उन्हें करेक्ट करता है कि मैं बेंजी हूँ। अचानक दादी को कुछ आभास होता है तो उठकर रूम के लाइट को ऑफ कर जाकर खिड़की के पास खड़ी हो जाती है। बाहर जंगल की ओर देख रही थी। बाहर की लाइट ऑन ऑफ हो सस्पेंस क्रिएट कर रहा था। बेंजी दादी का स्केच बुक लेकर देखता है। उनमें सारे हिरन के स्केच थे।
केस देखने के बाद अपनी दादी को देखता है जो अभी भी खड़ी थी। दादी पुकारते हुए पास जाने लगता है। आवाज सुनकर अपनी ख्यालों से बाहर आती है कि एक पक्षी दीवार से टकराकर नीचे गिर गई। दोनों पाले पक्षी को देखते हैं। बेंजी की नजर सामने पड़ती है। सामने वही हिरन खड़ा था। मॉम मॉम मॉम। क्या हुआ बेंजी, क्या हुआ? वो आ गया। इल्वी खिड़की से देखती है। हिरन दौड़ते हुए अटैक मोड में पास आ रहा है। वो जल्दी से दोनों को भागने को बोलती है। हिरन भी खिड़की तोड़ अंदर आ गया। उसके सामने आया सब कुछ तोड़ने लगता है। इधर अंदर तीनों ड्रिंक पी रहे थे। बाहर से आवाज सुन दरवाजे की तरफ देखते हैं कि शार्प टीथ वाला ह्यूज हिरन आ रहा है। देखकर चिल्लाते हुए कुछ बोतल फेंक कर जान बचाने के लिए डेस्क के पीछे छिप जाते हैं। इसके पीछे छिपी प्रियंका खोपड़ा पाले देखती है तो हिरन था वहाँ पे। कुछ सेकंड बाद देखती है तो हिरन नहीं है। तभी इसके ऊपर चिपचिपा पानी गिरता है। नजर ऊपर करती है। सामने हिरन का थोबड़ा देखकर चीख निकल जाती है। तो हिरन अटैक करता है। किसी तरह बचती है, फिर भागने लगती है। यहाँ से दोनों पाले ही निकल चुके थे। ये भी निकल कर दरवाजे को बंद करती है और ये बाथरूम में आ गई थी। खिड़की को छोड़कर निकलने का कोई और रास्ता नहीं था और दरवाजे के बाहर भी कोई नॉर्मल हिरन नहीं है। हिरन अपने पैरों से दरवाजा खोलकर दीवार को तोड़ते हुए अंदर आ गया। ये खिड़की से निकलने ही वाली थी कि हिरन का अटैक लग जाता है और आखिर में खिड़की से नीचे कूद ही जाती है। बाकी सब भी घर से निकल एक गाड़ी में बैठ जाते हैं, लेकिन इंजन स्टार्ट नहीं हो रहा था। तभी निकी जूनस को अपनी स्टेप मॉम प्रियंका खोपड़ा की याद आई। वो कहाँ है? पर उसके पीछे तो हिरन पड़ा था। हिरन से बचकर भाग रही थी। इन सभी के सामने पहुंचते ही हिरन अपनी सींगों से हमला कर प्रियंका खोपड़ा के कमर को दो हिस्सों में अलग कर देता है। इधर गाड़ी भी स्टार्ट हो गई। तेजी से हिरन के सामने से निकलते हैं, जिसके कारण हिरन इनको नोटिस कर लेता है। अब ये भी गाड़ी को चेस करने लग गया, लेकिन हिरन एबनॉर्मल था तो जल्द ही स्पीड मैच कर गाड़ी को टक्कर मार देता है। टक्कर की वजह से गाड़ी का बैलेंस बिगड़ गया। फिर भी जोसेफ किसी तरह संभालता है। ये हिरन भी कहाँ हार मानने वाला था। हिरन होकर शेर की तरह दहाड़ते हुए फिर टक्कर मारता है। टक्कर लगने की वजह से अंदर झटके लग रहे थे तो निकी जोनस हिरन को डिस्ट्रैक्ट करने के लिए कुछ वस्तुएं फेंक कर मारता है। हिरन डिस्ट्रैक्ट तो नहीं होता पर गुस्सा जरूर हो जाता है और तेजी से गाड़ी को ओवरटेक कर फिर अपने सींगों से टक्कर मारता है। अंदर बैठे सभी का बुरा हाल हो रहा था। ऊपर से गाड़ी का गियर भी अटक गया तो सिल्वी जल्दी से मदद करती है। दोनों मिलकर आखिर गियर लगा ही देते हैं। फाइनली गाड़ी की स्पीड बढ़ने के कारण हिरन से आगे निकल जाते हैं और इधर इनके घर पर शिकारी पहुंच गए थे। घर का टूटा हालत देखने के बाद दर्द होकर देखने लगते हैं। कुछ देर बाद बाहर इनको प्रियंका खोपड़ा आधी कट्टी जमीन पर मिलती है। इसकी सांसें अभी भी चल रही थी। एक शिकारी चाकू निकाल इस दर्द से मुक्ति दिला देता है। सीन बदलता है। रास्ते पर एक बड़ा जंगली पेड़ गिरे होने की वजह से जोसेफ गाड़ी रोकता है और अपना सारा फ्रस्ट्रेशन साइमन पर गुस्सा कर निकालने लगता है। अपने बेटे के साथ वेकेशन पे चला गया रहता तो ये सब देखने को नहीं मिलता। सिल्वी को जोसेफ की ये बात अच्छा नहीं लगता। गाड़ी से उतर पेड़ को उठाने जाने लगे। फिर इसके पीछे दोनों भी आ जाते हैं और गाड़ी के अंदर दादी बेंजी को फिर साइमन समझने लग गई। बोलता है कि मैं बेंजी हूँ, साइमन है। कुछ देर बाद सिल्वी आकर बेंजी को गाड़ी चलाने का इंस्ट्रक्शन देने लग रही थी, क्योंकि तीनों लकड़ी को रस्सी से बांध कर गाड़ी की मदद से हटाने वाले थे। तभी सिल्वी को कुछ आवाज सुनाई दिया। सामने देखती है हिरन आगे से आ रहा है। चलाओ बेंजी, गाड़ी चलाओ। गाड़ी आगे चलने लगी। जोसेफ का पैर रस्सी में फंस गया क्योंकि रस्सी गाड़ी से बंधा हुआ था। जमीन पर रगड़ाता हुआ गाड़ी के साथ ही जाने लग गया। बेंजी गाड़ी को इतना तेज चला रहा था कि हिरन भी साइड हो गया। पीछे अकेला निकी जूनस बेचारा रो रहा था। इसको हिरन के पास आने का एहसास होते ही जंगल की तरफ भागा। एक पेड़ के पीछे छिप कर देखता है हिरन पास खड़ा सूंघकर पता लगाने की कोशिश कर रहा है तो ये बिना आग किए हिरन से दूरी बनाने का प्रयास करने लगता है, लेकिन एक सूखी पत्ती पर पैर चला गया तो क्रैकिंग का साउंड हुआ। इसकी वजह से इसके गोटे मुंह में आ गए। हिरन से बचने के लिए जल्दी से दौड़ लगाया पर ज्यादा दूर नहीं जा पाया। ठोकर लगने की वजह से पोटी के ऊपर ही गिर गया। वो एक कहावत है ना, मुंह में माटी लेना, पर ये तो मुंह में पोटी ले लिया। तभी इसके पीछे आदमखोर हिरन आ टपका। हिरन पास आकर इसके शरीर को सूंघने लगता है। पोटी के बदबू से शायद हिरन को ये इंसान नहीं लग रहा होगा, इसलिए अभी तक आक्रामक नहीं हुआ। इसी पल एक हिरन के बच्चे की चिल्लाने की आवाज आई। आवाज को सुन तेजी से यहाँ से निकल गया। सीन का ठोकर बेंची के ऊपर आता है। फ्यूल खत्म होने के कारण गाड़ी रुक गया। इनको अभी पता ही नहीं है कि जोसेफ रस्सी से बंधा हुआ है। सिल्वी जब शीशे में देखती है तब मालूम पड़ता है। गाड़ी से नीचे उतर चेक करने जाती है पर क्या मिलेगा। मेरे जोसेफ का चेहरे का शेप ही रगड़े जाने के कारण बिगड़ गया था और इनकी बूढ़ी दादी भी अकेले गाड़ी से उतरकर जंगल की तरफ चली जा रही थी। जब ये नोटिस करते हैं तो बेंची चिल्लाने लगता है,
सिल्वी बेंजी को मना करती है कि आवाज मत लगाओ, अभी जंगल के बीच में है, आवाज लगाने की वजह से कोई भी जंगली जानवर आकर्षित हो सकता है इनकी तरफ। दादी भी ज्यादा दूर नहीं गई थी तो नोटिस कर उनके पीछे चले जाते हैं। निकी जोनस भी अपने फोन को हवा में लहराते हुए नेटवर्क लाने की कोशिश कर रहा था। नेटवर्क लाने में इतना खो जाता है कि जमीन पर पड़ा ट्रैप्स भी इसको नजर नहीं आता। इसके आसपास कुछ हरकतें होने लगी तो ये अलर्ट हो गया, चारों तरफ देखने लग गया। ये आवाज एक खूबसूरत से खरगोश की थी। खरगोश गिरे पेड़ के ऊपर बैठकर निकी जोनस को नोटिस करता है। शायद इसके हाव भाव का पता लगाकर उसकी तरफ बढ़ने लग गया। पास जाकर जिज्ञासा में देख रहा था कि मानो हाल चाल ही पूछ रहा हो इसका। लेकिन फिर अपने स्वभाव अनुसार निकी जोनस उस प्यारे से खरगोश को एक किक करता है। किक लगने की वजह से खरगोश दूर जाकर गिरा। खरगोश फिर वापस आया, पर इस बार वो अपने बोर्ड साथियों के साथ वापस आया। अब इसे चाहिए था फुल इज्जत। खरगोश कहता है, तू तो गया बेटे। खरगोश के साथ ही निकी जोनस को चारों तरफ से घेर लेते हैं। खुद को चारों तरफ से घेरा हुआ पाकर पीछे हटने लग गया। गड्ढा पड़ने की वजह से बैलेंस बिगड़ने के कारण नीचे गिर गया, पर इस बार ये ओटी में नहीं बल्कि इसके पीछे पड़े ट्रैप में सिर के बल गिरा। दर्द की वजह से चिल्लाने लग गया, पर अभी तो कुछ नहीं था। चारों तरफ से खरगोश इसके शरीर पर चढ़कर चीर कर फाड़ कर खाने लगते हैं। सारा इंस्टेंट जंगल में लगे फॉरेस्ट कैमरे में रिकॉर्ड हो रहा था। दूसरी तरफ दादी हिरन के ठिकाने पर ही पहुंच गई। दोनों भी पहुंच गए वहां पे। इस जगह पर चारों तरफ मांस के टुकड़े फैले हुए थे जमीन पर। तो सिल्वी जल्दी से दादी के पास गई। इधर बेंजी किसी को देखकर डर गया था। चेहरा दूसरी तरफ करके हाथों में पकड़े प्ले रोलिंग को चला देता है। रोशनी होने की वजह से सिल्वी तुरंत पास गई। बेंजी के पास जाकर चलाने के लिए डांटने लगी, लेकिन बेंजी कहता है कि मैंने किसी को देखा है इसलिए चलाया। सिल्वी हाथों में पकड़ कर देखती है कि सामने बहुत ही ज्यादा मानव कंकाल था और कुछ इंसानों के लाश भी थे। अचानक दादी बोलने लगती है कि अगर जंगल में जाओगे तो कभी वापस नहीं आ पाओगे। इनके बोलने के साथ ही आवाजें आने लगती है। ये आवाज हिरन का था। हिरन इनको देखते ही हमला कर देता है। इसी तरह गिरे पेड़ के डालियों से छिपते छिपाते रोड पर पहुंचते हैं। रोड पर पहुंचने के बाद इनके सामने एक गाड़ी दिखाई देती है। इस गाड़ी में वही तीनों शिकारी थे। ये तीनों शिकारी इनको पिकअप कर अपने साथ बेस पर ले गए। रास्ते में फिर एक पक्षी मरकर नीचे गिर गई। कुछ देर बाद बेस पर पहुंचते हैं और मजे की बात यह है कि इन शिकारियों का बॉस बेंजी का बाप साइमन ही है। साइमन बाहर आता है तो बेंजी उसे देखकर गले लग गया, पर साइमन इन सभी को देखकर हैरान था कि ये सब यहाँ कैसे आ गए। इन शिकारियों के पास एक हिरन का बच्चा भी है। ये बच्चा शायद आदमखोर हिरन का ही होगा। ये अभी भी आवाज निकाल रहा था। वो आदमखोर हिरन भी इसी बच्चे की आवाज सुनकर वहां से भागा था जब वो निकी जोनस को मारने वाला था। खैर, यहाँ घर के अंदर जाते ही साइमन सिल्वी से झगड़ा करने लग गया कि यहाँ नहीं आना चाहिए था, बिन बताए नहीं आना चाहिए। इन दोनों का झगड़ा और बढ़ता ही चला गया। बेंजी अपने दादी के पास बैठा था तो आवाजें सुनकर पास जाकर सुनने लगा। अपने पेरेंट को आपस में लड़ते थे। बेंजी गुस्से में बाहर चला गया। बाहर इसको नन्हे हिरन का आवाज सुनाई दिया तो आवाज को फॉलो करने लगा। फिर सीन कट होता है सिल्वी की तरफ। सिल्वी साइमन को सारी घटना बता देती है कि उसका परिवार अब खत्म हो चुका है। पता नहीं किस मिट्टी का बना था। साइमन इसे अपने परिवार की नहीं पड़ी थी, बल्कि ये जेल जाने से डर रहा था। बोलता है अगर मैं जेल चला जाऊंगा तो बेंजी पर क्या असर पड़ेगा इसका। पर सिल्वी इसके झांसे में नहीं आने वाली थी तो पुलिस को कॉल करने के लिए दूसरे रूम में जाती है और इधर दो शिकारी हिरन के बच्चे को कहीं ले जा रहे थे। उनका मेन प्लान ये था कि नन्हे हिरन की मदद से आदमखोर हिरन को पकड़ना चाहते थे। सिल्वी मॉनिटरिंग रूम में पहुंच कर जहाँ दो शिकारी पहले से मौजूद थे उनसे फोन मांगती है कॉल करने के लिए। मोबाइल डेस्क पर ही रखा था तो जल्दी से ले ली। साइमन आकर पीछे से पकड़ लेता है सिल्वी को और ये शिकारी भी सामने से बंदूक लाकर मना करता है पुलिस को कॉल करने के लिए। तो सिल्वी शिकारी को फोन दे देती है। शिकारी यहाँ सबसे बड़ा राज खोलता है। जंगल में ग्रीन लिक्विड को बहाकर ये जानवरों पर एक्सपेरिमेंट कर रहे थे, पर इनका एक्सपेरिमेंट फेल हो गया क्योंकि जानवर भी अब इंसानों की तरह सोचने लगे थे और शारीरिक रूप से भी इवॉल्व हो चुके थे। इनकी गलती सरकार के सामने ना आए इसलिए ये सभी जानवरों का खात्मा कर रहे थे। ये सारा प्लान साइमन का था। इस बात को लेकर दोनों फिर से लड़ने लग गए। लड़ते लड़ते दादी वाले रूम में आ गए जहाँ इनको पता चलता है कि बेंची यहाँ नहीं तो बाहर गया है। इन चेंज होता है। बाहर देखते हैं कि दो शिकारी हिरन के बच्चे को जमीन पर रख कर टॉर्चर कर रहे थे। वो पिंजरे में बंद था, कभी भी उस पर टॉर्चर कर रहे थे। अभी एक शिकारी को पेशाब लग गया तो वो पेशाब करने चला गया। बेंजी ये सभी हरकतें छिप कर देख रहा था और सबसे बड़ी बात यह है कि जिसे बुला रहे थे वो आ चुका था यहाँ पे। हिरन एक ही झटके में पेशाब कर रहा आदमी के मुंडी को अलग कर देता है। हिरन के बच्चे के पास पहला शिकारी अभी रेडी कर रहा था दूसरे शिकारी के आने का। लेट होने की वजह से ढूंढने लगा। ढूंढने के बाद जब बॉडी को देखता है तो उल्टी करने लगता है। जब ये घटना को बेस पर फोन कर ही रहा था कि जंगल की तरफ से दो
चमकती आंखें इसकी तरफ बढ़ रही थी। जब हिरन सामने आता है तो ये भी इसकी तरफ ही दौड़कर भागने लग गया। शिकारी के वहां से जाते ही बेंजी नन्हे हिरन के पास पहुंचकर पिंजरे का दरवाजा खोल देता है। दोनों शिकारियों के लापता होने की वजह से मॉनिटरिंग रूम में परेशान हो रहे थे कि कहाँ गए वो। कैमरे में ये बेंजी को देखते हैं जो नन्हे हिरन को पिंजरे से अचाक कर कहीं ले जा रहा था। ये देखकर बूढ़ा शिकारी हाइपर हो गया। टेबल पे रखे बंदूक को लेकर बेंजी को मारने के लिए निकल गया। दूसरा शिकारी भागते हुए बेस पर पहुंच गया। हिरन इसके पीछे ही था तो जल्दी से पास रखी कार में बैठ जाता है। कार में बैठने से बचने वाला ये थोड़ी न था। कोई नॉर्मल हिरन होता तो बच भी जाता, पर यही बॉल्ब था। ये हिरन चिंतन कर सकता था। हिरन कार का दरवाजा खोलकर इसके पैरों को ही खाने लगता है। इसी तरह बचते हुए ये दूसरे दरवाजा खोलकर बाहर आ गया। गाड़ी से बाहर आ हिरन का काम आसान करने के बाद फाइनली हिरन इसके पीठ पर अपने एक पैर रख कर इसकी मुंडी को अपनी दांतों से चबा कर अलग कर देता है। के बाद केस के अंदर घुस गया जहाँ दादी पहले से इसका इंतजार कर रहे थे। दादी को देखकर हिरन पहले तो सुनता है, फिर उसके बाद दादी की मुंडी को अपने नुकीले दांतों से चबाने ही वाला था कि अंदर से हलचल की आवाज आई। हिरन से बचने के लिए लेडी किचन रूम में जाकर दरवाजे को अच्छी तरह से बंद कर ले। हिरन लेडी का अनुमान लगाकर दरवाजे को तोड़ देता है। हिरन को देखकर लेडी बंदूक से 2-3 राउंड फायर करती है। क्योंकि ये किचन रूम में थे, गोली सिलेंडर पे जाकर लग गई जिससे ब्लास्ट हुआ बहुत बड़ा। पिंजे को सिल्वी और साइमन दोनों ढूंढ लिया। इनके अलावा भी वो बूढ़ा शिकारी भी ढूंढ लिया। बंदूक की नोक पर वो बेंजी से नन्हा हिरन मांगने लगता है, पर बेंजी नहीं देता। साइमन भी मनाता है कि दे दो, पर ये नहीं मानता। नन्हे हिरन के लिए चौथे की एंट्री हो जाती है। मतलब कि आदमखोर हिरन आग से भी बच कर आगे आपको एक ही झटके में मारने के लिए रस कर देता है। तीनों नीचे झुक कर बच जाते हैं, पर फायरिंग करने की वजह से और शिकारी नहीं नीचे झुका, इसलिए हिरन डायरेक्ट इसको हिट करता है। टक्कर लगने की वजह से मोबाइल नीचे गिर गया। अब मोबाइल लेने के लिए दोनों फिर से झगड़ा करने लगते हैं। पुरुष होने की वजह से साइमन मोबाइल ले लिया। बेंजी के पास बच्चा होने की वजह से आदमखोर हिरन बेंजी के पास चला जा रहा था। ये साइमन अपनी बीबी और बच्चे को ऐसी हालत में छोड़कर भाग जाता है। सिल्वी जल्दी से बेंजी के पास गई, आकर बोलती है, बेंजी मैं जब कहूँ तब यहाँ से भाग जाना। लेकिन मॉम मैं डैड की तरह छोड़कर आपको नहीं जाऊंगा यहाँ से। फिर सिल्वी का दिमाग बच्चे को देखकर ट्रिगर करता है। ये हिरन दरअसल अपने बच्चे के लिए आई है। ये अपने बच्चे को लेना चाहती है सिर्फ। तो सिल्वी नन्हे हिरन को उठाकर आदमखोर हिरन के पास रख देती है। जैसा उसने सोचा था ठीक वैसा ही होता है। आदमखोर हिरन इसे कुछ नहीं करते। फिर सिल्वी रख कर कुछ दूर चली गई बेंजी के साथ। दोनों माओ के पास अपने अपने बच्चे थे। इन सभी के खुशनुमा माहौल को बिगाड़ने के लिए आदमखोर हिरन पर एक फायरिंग होता है। जो बूढ़ा शिकारी कर रहा था वो बच गया था। गोली लगने की वजह से हिरन जमीन पर गिर गई। बूढ़ा शिकारी आदमखोर हिरन पर फायरिंग करते रहता जब तक कि रिवॉल्वर खाली नहीं हो गई। तभी दादी आकर पीछे से शॉटगन से उड़ा देती है इसको। साइमन एक गाड़ी से भाग रहा था। जिस गाड़ी से भाग रहा था उस गाड़ी में पहले से ही मौजूद एक वोल्फ खरगोश था। जब इसको रियलाइज होता है तब तक बहुत देर हो चुका था। खरगोश इसे हमला कर चैप्टर खत्म कर देता है इसका भी। हिरन आखिरी बार अपने बच्चे से बात करती है, उसके बाद शांत हो गई। एक तरफ बेंजी जो अपनी मम्मी के साथ था और दूसरी तरफ ये नन्हा हिरन जो पैदा होते ही एक्सपेरिमेंट का शिकार बन गया। जब इसकी माँ मिली भी तो कुछ समय के लिए ही मिले। इसी के साथ मूवी खत्म होता है।